दोस्तों नमस्कार। आज के डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। और आइए हम लोग आज के करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस को देखते हैं जो यूपीएससी, यूपीपीएससी व अनकम्पिटिटिव एग्जाम सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो हम इसमें विद एमसीक्यू के साथ करंट अफेयर्स का और साथ में डिटेल में भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उनका एनालिसिस देखते हैं, जो मेंस व इंटरव्यू के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और अपना सुझाव भी कमेंट बॉक्स में बता के जाइएगा कि और क्या इसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि विश्व की पहली कौन सी, क्या पूछ रहा है, विश्व की पहली नेजल वैक्सीन है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि विश्व की पहली नेजल वैक्सीन। ध्यान दीजिएगा, चार ऑप्शन आपके सामने है, इनकोवैक, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, कर्बोवैक। तो आपका सही आंसर आप सोच लिए होंगे। तो जिन लोगों ने इसमें सोचा है इनकोवैक, ये बिल्कुल क्या है, सही जवाब है। अगर हम बात करें किसकी, इनकोवैक की, तो ये इनकोवैक ये विश्व की, ध्यान दीजिएगा मित्रों, ये क्या है, ये विश्व की पहली कौन सी वैक्सीन है, विश्व की पहली नेजल वैक्सीन है। आप कहेंगे नेजल का मतलब क्या है, तो नेजल का मतलब हुआ जो नाक से वैक्सीन ली जाए, नाक के माध्यम से। अभी ये चर्चा में क्यों आई, क्योंकि इसकी जो प्रभाव उत्पादकता है, एफिकेसी है, यानी ये प्रतिरक्षा तंत्र को बहुत अच्छे तरीके से क्या प्रभावी की है, मजबूत बनाई है, इसलिए चर्चा में आई। बात करें इसका विकास, इसका डेवलपमेंट किसके द्वारा किया गया, तो ध्यान दीजिएगा भारत बायोटेक कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। बात आई यहां कोविशील्ड की, ध्यान दीजिएगा मित्रों, कोविशील्ड भी कोरोना कोविड-19 की वैक्सीन है, लेकिन ये कोविशील्ड को किसने निर्मित किया, अगर ये पूछता है तो सीरम इंस्टीट्यूट, क्या आप आंसर लगाएंगे, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा कोविशील्ड वैक्सीन को बनाया गया। और कोवैक्सीन पूछे तो कोवैक्सीन किसके द्वारा, तो भारत बायोटेक, कोवैक्सीन भी किसके द्वारा निर्मित किया गया, भारत बायोटेक के द्वारा निर्मित किया गया। और सबसे लास्ट में आपके सामने क्या लिखा नजर आ रहा है, तो सबसे लास्ट में ये कर्बोवैक है, तो ये कर्बेवैक्स है, क्या है, यानी ये क्या, कार्बेवैक्स। अगर ये पूछा जाए तो ये क्या है, कार्बेवैक्स। ये 11 से लेकर 18 साल के बच्चों में पहले लगाने की अनुमति दी गई थी डीजीसीए के द्वारा, लेकिन अब क्या किया गया, इसे यानी 5 से लेकर 11 साल के बच्चों को भी अनुमति दे दी गई। तो जो ये कार्बेवैक्स है, ध्यान दीजिएगा, इसको किसने बनाया है, इसको बायोलॉजिकल इसको किसके द्वारा निर्मित किया गया, तो इसको ध्यान दीजिएगा, इसको बायोलॉजिकल ई कंपनी के द्वारा इसको निर्मित किया गया है। तो यहां से आपको इतनी चीजें पता होना चाहिए, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अब आपको कमेंट बॉक्स में क्या बताना, यानी जो पशुओं को दी जाने वाली पहली जो वैक्सीन बनाई गई थी वो कौन सी थी, ये आपको बताना है। और ये सिंगल डोज की वैक्सीन कौन सी थी, स्पुतनिक वैक्सीन बताना है, ये किस देश की है। इसके अलावा आपको बताना है कि ये आपकी कोविशील्ड और कोवैक्सीन में अंतर क्या है, किसमें आपका वेक्टर का प्रयोग किया गया, किसमें mRNA का प्रयोग किया गया, ये भी आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आगे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, आप क्वेश्चन देख लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है सिटी फाइनेंस रैंकिंग और सिटी ब्यूटी कंपटीशन किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। अब इसमें 4 ऑप्शन है, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और कौन सा, सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो आपने सही आंसर सोचा होगा। और जिन लोगों ने इसका आंसर क्या सोचा है कि इसमें क्या लगा है, देखो इसमें आप जो सोच रहे होंगे, यानी इसमें क्या लगा, यहाँ फाइनेंस, तो कई लोग क्या वित्त मंत्रालय भी लगा देंगे, उनको आगे सिटी दिखेगा ही नहीं। और कई लोग क्या ब्यूटी कंपटीशन से, यानी ब्यूटी कंपटीशन से कुछ और सोच साझ के लगा देंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये किस मंत्रालय की, सिटी
फाइनेंस, यहाँ सिटी आया, यानी जो सिटी शहर होते हैं इनको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यानी एक कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिससे नए नए आइडियाज आए और शहरों को समावेशी और धनी बनाया जा सके, यानी इंक्लूसिव और सस्टेनेबल बनाया जा सके, स्मार्ट बनाया जा सके। तो इसके लिए एक रैंकिंग जारी की गई और ये रैंकिंग और साथ में सिटी ब्यूटी कंपटीशन का भी आयोजन किया गया। तो अब आपको समझ में आ चुका होगा कि जो ये स्मार्ट, ये आपकी शहरों का कायाकल्प करने के लिए, रूपांतरणकारी परिवर्तन करने के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? एक ही मंत्रालय है जिसका नाम है महुआ। जिसका नाम क्या है भाई? महुआ। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भाई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। इस मंत्रालय को महुआ के नाम से जाना जाता है। और महुआ की फुल फॉर्म क्या होती मित्रों? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड इसी को अर्बन अफेयर्स के नाम से जाना जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा पहला ऑप्शन। इसी महुआ मंत्रालय के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, इसी महुआ मंत्रालय के द्वारा, यानी कौन सा? तो इसी महुआ मंत्रालय के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना। अब यह बताना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो शुरू की गई, ये आपकी दो हैं इसकी, एक है ग्रामीण और दूसरी कौन है? शहरी। तो हमने कहा था आवास मकान को सीधे खड़ा करके बनाया जाता है, और सीधे खड़ा करने का मतलब हुआ सीधे से 6, और 6 का मतलब क्या हुआ? इसे 2016 में यानी प्रधानमंत्री आवास योजना को आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय यानी महुआ के द्वारा शुरू किया गया। और इसी महुआ के द्वारा एक और यानी शुरू किया जाता है, उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? तो स्वच्छ सर्वेक्षण होते हैं, यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण। तो ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण, राष्ट्रीय स्वच्छ सर्वेक्षण, ध्यान दीजिएगा, कौन सा? राष्ट्रीय स्वच्छ सर्वेक्षण। इसी मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ सर्वेक्षण इसी मंत्रालय के द्वारा यानी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग महुआ के द्वारा जारी किया जाता, जिसमें लगातार कितनी बार? तो आप बताइएगा, लगातार कौन टॉप कर रहा? इंदौर 1 लाख से अधिक आबादी में टॉप कर रहा है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन फिर मजेदार क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? आइए देखते हैं। भारतीय परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, यह एक संवैधानिक आयोग है। इसका गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है। इसकी अनुशंसाएं सरकार पर बाध्यकारी होती हैं। तो ये फिर आपका लिखा केवल 1 सही है, केवल 2 3 सही है, केवल 1 3 सही है, केवल 3 सही है। अब आप कहेंगे ये क्वेश्चन अब क्यों आप चर्चा में ले आए? तो आपको पता है, ध्यान दीजिएगा, इस समय परिसीमन चल रहा है और कहां? तो असम में। चुनाव अगले साल होने वाले हैं। तो अगले साल के चुनाव को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा अगले साल चुनाव होने, तो इसीलिए परिसीमन आयोग का गठन हुआ। जो क्या? तो इस समय क्या हो रहा है? तो परिसीमन चल रहा कहां? तो ये असम में। और असम में क्यों? तो एनआरसी वाला मुद्दा आपने देखा होगा। उसी के बाद फिर क्या? यहां 1971 की पॉपुलेशन को आधार बना के परिसीमन किया गया था। तो उसी में अब क्या? तो आप कहेंगे सर परिसीमन का मतलब क्या होता? जैसे चुनाव लोकसभा या विधानसभा का होते हैं, तो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र तय किए जाते, कितना भाग किस निर्वाचन क्षेत्र में आएगा, उसी को क्या कहा जाता है? यानी परिसीमन कहा जाता। और परिसीमन के आधार पर सीटों का एलोकेशन किया जाता है। तो अब परिसीमन आयोग का उल्लेख कहां है? अगर ये आपका ध्यान देना हो तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, यानी संविधान का अनुच्छेद 82 क्या कहता है कि चुनाव के बाद क्या किया जाएगा? यानी परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा। तो इसमें क्या कहा गया? परिसीमन आयोग का गठन होगा। परिसीमन आयोग का गठन होगा। अब परिसीमन आयोग का गठन होगा तो आप कहेंगे क्या इसके पहले कितने परिसीमन आयोग बने? तो 1952 के एक्ट से बना, 1952 के एक्ट से बना। फिर कौन बना? इसके बाद कौन बना? 1962 के एक्ट से बना। और क्या बना? 1972 के एक्ट से बना। और कब बना? सबसे लेटेस्ट 2002 है। तो टोटल पूछा जाए ये संसद के एक्ट हैं,
ये संसद के क्या हैं, एक्ट हैं, ये संसद के एक्ट हैं, ये संसद के क्या हैं, एक्ट हैं। तो ये टोटल अब तक कितने परसीमन यानी बन चुके हैं, तो ये टोटल परसीमन 1 2 3 4, अब तक टोटल 4 परसीमन का गठन किया गया। और जब किसी संसद के अधिनियम से कोई एक्ट बनता है तो वह कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होता, स्टैट्यूटरी होता है, सांविधिक होता है। इसमें कहा यह गया है अनुच्छेद 82 में कि प्रत्येक चुनाव के बाद पुनः क्या किया जाएगा, परिसीमन किया जाएगा। यानी और परिसीमन का गठन कौन करेगा, यानी संसद कानून के माध्यम से परिसीमन आयोग का क्या करेगी, गठन करेगी। ये बात किसमें कही गई, अनुच्छेद 82 में, ना कि सीधे परिसीमन आयोग परमानेंट के लिए स्थापित नहीं किया गया। तो यहां पर पहला स्टेटमेंट हो जाएगा गलत, यह संवैधानिक आयोग नहीं है बल्कि स्टैट्यूटरी आयोग है। बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें है, स्टैट्यूटरी आयोग है। इसका गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर होता है, कोई जरूरी नहीं। आप देखिए 1952, 62, 72, 2002 यानी प्रत्येक 5 साल पर परिसीमन आयोग का गठन होना जरूरी नहीं है। तो ये भी कट गया, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। तो बचा कौन, केवल 3, यानी इसकी अनुशंसाएं सरकार पर बाध्यकारी होती हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही। और एक चीज और याद रखिए, परिसीमन आयोग के द्वारा जो परिसीमन कर दिया गया उसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते या हाई कोर्ट नहीं जा सकते। यानी परिसीमन आयोग की सिफारिशें या इनके द्वारा जो भी यानी डिसीजन आता है इसे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो आगे आप कोर्ट में चैलेंज नहीं, कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, इंपॉर्टेंट। अब इसी से रिलेटेड यानी अब ये क्या कहा गया, जैसे आपने कौन सा, तो आपने कौन सा आपने देखा होगा, तो 2 आपने देखा होगा, 2 चीजें आपने देखी होगी। ये इसको भी समझ लीजिए, 2 चीजें क्या देखी होगी। एक है आपका 84वां संविधान संशोधन। कौन सा भाई, 84वां संविधान संशोधन, 84वां संविधान संशोधन। और इसी के साथ एक है 27वां संविधान संशोधन। 2 संविधान संशोधन काफी काम के हैं। 84वें संविधान संशोधन में जो जनसंख्या का आधार बनाया गया था वो कब का बनाया गया था, तो ये ध्यान दीजिएगा 1971 के पॉपुलेशन के आधार पे कहा गया था। लेकिन और इसमें इसी 1971 का जनगणना का आधार बनाया गया और कहा गया कि 2026 तक यानी अब कोई परिसीमन आयोग लोकसभा के चुनाव में नहीं किया जाएगा। लेकिन 27वें संविधान संशोधन 87 संविधान संशोधन से जो ये पॉपुलेशन 1971 की थी, इसमें पॉपुलेशन का आधार क्या बनाया गया, 1991 की जनगणना को आधार बनाया गया। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में धनु यात्रा, यहां यात्रा लिख गया है, इसको आप सही कर लीजिएगा। यहां पर क्या होगा, धनु यात्रा, क्या होगा, धनु यात्रा, क्या होगा, धनु यात्रा। त्योहार का आयोजन किस राज्य में किया गया। 4 ऑप्शन आपके सामने है, उड़ीसा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर आप लोग सोच लिए होंगे। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा भाई, पहला ऑप्शन हो जाएगा। धनु यात्रा का आयोजन कहाँ किया गया, तो धनु यात्रा का आयोजन उड़ीसा में। धनु यात्रा का आयोजन कहाँ किया गया, धनु यात्रा का आयोजन कहाँ किया जाता है, उड़ीसा में। बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा में कौन कौन से, तो एक तो रथ यात्रा का आयोजन यहीं पर होता है। अगर हम बात उड़ीसा की करते हैं तो उड़ीसा में क्या क्या होता, तो ध्यान दीजिएगा, रथ यात्रा जो जगन्नाथ मंदिर यहाँ पर है, यहाँ पर होती है जगन्नाथपुरी रथ यात्रा। उसके बाद कौन, ये धानु यात्रा होती है। इसके बाद रज पर्व, इसके बाद यहाँ का नुआखई पर्व यहाँ पर नई फसल की उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो ये
नुईखई, ये कहाँ, ये उड़ीसा में होता है। लेकिन तेलंगाना में ध्यान दीजिएगा, तेलंगाना में जो यहाँ का 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तो हो गया बाथुकम्मा, तेलंगाना का बाथुकम्मा, तेलंगाना का कौन, तो तेलंगाना का बाथुकम्मा। दूसरा बोनालू, बाथुकम्मा बोनालू, ये सब हम आपको विद ट्रिक अन्य वीडियो में भी याद करवा चुके हैं। और बाथुकम्मा, बोनालू, बोनालू, बोनालू। इसके बाद आपका समक्का, ये आपका काम का है, समक्का, समक्का सरलम्मा, समक्का सरलम्मा, सरलम्मा, समक्का सलम्मा जात्रा, समक्का सलम्मा जात्रा। और इसी तेलंगाना में एक और है मेदा, मेदाराम जात्रा, मेदाराम जात्रा पूछे तो ये मेदाराम जात्रा कहाँ का है, तेलंगाना का। तो तेलंगाना के आपको कौन कौन से ध्यान रखने हैं, बाथुकम्मा, बाथुकम्मा फूलों का त्योहार इसे कहा जाता है, तो बाथुकम्मा हो गया, बोनालू हो गया, समक्का सलम्मा जात्रा हो गया और मेदाराम जात्रा हो गया। तो मेदाराम जात्रा पूछे तो ये तेलंगाना का होगा। लेकिन यहाँ पर कौन, धनु जात्रा पूछा है, तो धनु जात्रा कहाँ, उड़ीसा में होता है। कहाँ होता, उड़ीसा में होता है। अगर हम बात पश्चिम बंगाल की करें तो पश्चिम बंगाल में ध्यान दीजिएगा, पश्चिम बंगाल में थाई पूसम, थाई पूसम, थाई पूसम, ये ध्यान दीजिएगा, थाई पूसम। पश्चिम बंगाल में कौन, थाई पूसम, थाई पूसम, थाई पूसम कहाँ होता, पश्चिम बंगाल में। उसके बाद पोंगल, थाई पूसम, पोंगल, पोंगल, थाई पूसम, पोंगल, ये कहाँ होता है, तो ये तमिलनाडु में होता है, तमिलनाडु में होता है। दुर्गा पूजा, पश्चिम बंगाल में कौन, दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल की बहुत क्या है, फेमस है। तो यहाँ पर जितने ऑप्शन थे हमने आपको सारे कुछ आपको बता दिए। बाकी आप ध्यान दीजिएगा, इसके अलावा भी बहुत सारे यानी क्या होते हैं, त्यौहार मनाए जाते हैं। पूर्वोत्तर भारत के भी कई हैं, जैसे वांगला महोत्सव, वांगला महोत्सव पूछा जाए तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा, कौन सा, वांगला, कौन सा भाई, वांगला पूछा जाए आपसे, वांगला, कौन सा, वांगला आपसे पूछा जाए तो वांगला कहाँ मनाया जाता, इसको भी आप नोट कर लीजिए। वांगला आपसे पूछा जाए तो वांगला ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये वांगला कहाँ मनाया जाता, तो ये ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे वांगला पूछा जाता, कौन, वांगला, वांगला महोत्सव पूछा जाए, वांगला महोत्सव कहाँ मनाया जाता, तो ये मेघालय में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता, मेघालय में मनाया जाता है। अगर आपसे ये अगला ध्यान दीजिएगा, अगला आपसे पूछा जाए कौन, तो अगला ये पूछा जा सकता है संगई, 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 संगई पूछा जाए, या चेरा ओबा, चेरा ओबा भी कई बार पूछा गया, संगई चेरा ओबा, संगई चेरा ओबा। इसको ध्यान दीजिएगा, ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये मणिपुर में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता, मणिपुर में। हॉर्नबिल फेस्टिवल पूछा जाए, हॉर्नबिल फेस्टिवल पूछा जाए तो हॉर्नबिल कहाँ, तो हॉर्नबिल मनाया जाता है नागालैंड में। कहाँ मनाया जाता, नागालैंड में। अगर अगला अम्बुबाची, अम्बुबाची का उत्सव पूछा जाए, अम्बुबाची या बिहू पूछा जाए तो ये कहाँ मनाया जाता, ये असम में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता, असम में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता, असम। अगला ड्री उत्सव पूछा जाए, ड्री उत्सव, ड्री उत्सव तो ये कहाँ मनाया जाता है, ये मनाया जाता अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ मनाया जाता, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ मनाया जाता, अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अगर आपका मिजोरम का पूछे तो ये काफी काम का, देखो यहाँ रम आ रहा, रम पी के आओगे तो पत्नी की यानी चप्पलों से होगी आपकी कुटाई, तो इससे क्या बन गया, चपचारकुट। क्या बन गया, चपचारकुट। तो ये चपचारकुट कहाँ मनाया जाता है, तवांगकुटी, तवांगकुट, चपचारकुट। अंत में अगर कुट लग रहा है तो सीधे आप आंसर क्या मारेंगे, सीधे आंसर आप मारेंगे मिजोरम। क्लियर। और बहुत सारे हैं तो ऐसे हम धीरे धीरे निपटाते रहेंगे। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, मजेदार क्वेश्चन ये फिर है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा कि ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित मामलों के लिए नोडल एजेंसी कौन है। तो यहाँ पर किसकी नोडल एजेंसी की बात हो रही है, जो ऑनलाइन गेमिंग होते हैं। तो इसमें ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग रिलेटेड मैटर, रिलेटेड मैटर्स, इसके लिए कौन सी नोडल एजेंसी नामित की गई है। इसे ई स्पोर्ट कहा जाता। क्या कहा जाता, इसी को ई स्पोर्ट। एक तो हो गया मैदान में आप
बैट बल्ला लेके गए, फुटबॉल लेके गए, मैदान में खेल रहे हो, एक कौन नेट पे ही बैठे बैठे यानी क्या क्रिकेट मैच सब कुछ गेम खेल रहे हो, तो इसको रिकॉग्नाइज्ड किया गया। क्योंकि इसके पहले आपने देखा होगा कि ऑटोमेशन के लिए भी सरकार के द्वारा यानी एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था, जिसे AVGF का नाम दिया गया था। यानी कौन यानी ये ऑटोमेटेड विजुअल गेम्स, उसके बाद फिर आपका कौन हो गया विजुअल गेम्स, और जी से हो गया गेम्स हो गया, उसके बाद कॉमिक्स। इन सबको प्रमोट करने के लिए एक टास्क फोर्स का भी अभी गठन किया गया, और साथ में अब ई स्पोर्ट को भी रिकॉग्नाइज्ड किया गया। बाकायदा एक मिनिस्ट्री को इसको नोडल एजेंसी की यानी दी गई। तो इसमें आपको एजुकेशन शिक्षा मंत्रालय नजर लग रहा है या कुछ सोच रहे होंगे। फिलहाल ये कई लोग तो गेम देख के ही यहाँ गेम देखे लगाओ खेल एवं युवा मंत्रालय, और जैसे खेल एवं युवा मंत्रालय लगाए तो युवा ही बन जाएंगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसके लिए क्योंकि ऑनलाइन टेक्नोलॉजी से संबंधित इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और उससे किससे संबंधित है यानी टेक्नोलॉजी। तो जिसमें टेक्नोलॉजी आ रही ये आंसर लगाइए, ये कौन सी मिनिस्ट्री को इसको अथॉराइज किया गया, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, इसी को मेइती के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, शॉर्टकट में मेइती के नाम से मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसी को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता। यानी इसको किस नाम से जाना जाता, इसको मिनिस्ट्री आप लिखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, यहां लिख लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी वाला। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला ध्यान दीजिएगा, जो स्पोर्ट्स खेल है पूछा जा सकता किस सूची का विषय है। तो स्पोर्ट्स हो, खेल हुआ, खेल कूद या स्वच्छता, ये सब राज सूची के विषय है। किस सूची के विषय है, राज सूची के विषय है। अगला क्वेश्चन छठा पूछ रहा, फोक्स इन द रोड माई डेज इज एट RBI एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। अभी ये कल ही इसको क्या किया गया, रिलीज किया गया। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऑप्शन है आपके सी रंगराजन, अगला है उर्जित पटेल, अगला है रघुराम राजन, अगला है शक्तिकांत दास। तो इसका सही जवाब क्या होगा, आप लोग भी सोच लिए होंगे, सही जवाब इसका होगा पहला वाला। क्या होगा, सी रंगराजन। ये किसकी पुस्तक है, सी रंगराजन की। कौन सी पुस्तक है, फोक्स इन द रोड माई डेज इज एट RBI एंड बियॉन्ड। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, भारत की 2014 तक की यानी स्थिति 3 पार्ट में बांट करके देखा गया है। तो एक में RBI और उसके गवर्नर का कार्यकाल, RBI मौद्रिक नीति, इन सबको यानी 3 भागों में ये बांट करके यानी पूरी की पूरी स्ट्रक्चर को ये बयां करती। वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, आपके लिए पुस्तक इंपॉर्टेंट है जो पूछी जा सकती है। अगर सी रंगराजन की बात करें तो ये 19वें RBI के गवर्नर रहे हैं। किसके रहे हैं, 19वें नंबर के RBI के गवर्नर रहे हैं, RBI के गवर्नर रहे हैं। और इनके द्वारा आप देखोगे रंगराजन कमेटी का गठन किया गया था गरीबी निर्धारण के लिए, गरीबी मापन के लिए जो गठित की गई थी। कौन सी, तो ये गठित कौन सी, तेंदुलकर और दूसरी रंगराजन। तो इसमें कौन गठित, रंगराजन समिति का भी गठन किया गया था। तो रंगराजन ये वही हैं जो यानी रंगराजन कमेटी का गठन हुआ था। बात करें यहाँ रघुराम राजन, ये भी RBI के गवर्नर थे। ये भी क्या थे, RBI के गवर्नर यानी रह चुके हैं। कौन, रघुराम राजन। और इसमें शक्तिकांत दास वर्तमान में RBI के गवर्नर हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय के मामले में शीर्ष पर कौन सा राज्य है। यानी कृषि से जो आय होती है उसमें जो परिवार उस पर निर्भर है, उनकी आय का आकलन किया गया। तो उसमें देखा गया कि सबसे ज्यादा आय किसकी है, मेघालय की, पंजाब की, हरियाणा की, अरुणाचल प्रदेश। तो इसको दिए गए क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मेघालय। क्या आंसर हो जाएगा, मेघालय। मेघालय 1 पे है। यहां ध्यान दीजिएगा, नंबर 1 पे कौन है, मेघालय है। दूसरे नंबर पे कौन है,
पंजाब है, और तीसरे नंबर पे कौन है, हरियाणा। ये ऑलरेडी क्रम में लगे हैं। और चौथे नंबर पे कौन है, तो ये चौथे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है। तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, 4 राज्यों का क्रम यही है। मेघालय आप नहीं सोचेंगे, लेकिन मेघालय आप हरियाणा पंजाब में से कोई एक लगाते, लेकिन मेघालय पहले है। मेघालय नंबर 1 पे, नंबर 2 पे कौन है, सबसे ज्यादा आय जो कृषि से करता है प्रति परिवार, वो मेघालय है। तो नंबर 1 पे मेघालय, नंबर 2 पे पंजाब, नंबर 3 पे हरियाणा, और नंबर 4 पे कौन है, अरुणाचल प्रदेश। तो कौन कौन हो गए, नंबर 1 पे पंजाब, वो कौन हो गया, मेघालय, ना कि पंजाब। मेघालय, पंजाब, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश से 4 राज्यों का क्रम ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, एमएसएमई प्रेरणा के संदर्भ में विचार कीजिए। क्या पूछ रहा, एमएसएमई प्रेरणा के संदर्भ में क्या सही है? यह एसबीआई द्वारा शुरू किया गया प्रमुख व्यवसाय सलाह कार्यक्रम है, या किसी भी बैंक द्वारा देश में एमएसएमई जो होता है के लिए अपनी तरह की पहली पहल है। इसे राजस्थान में शुरू किया गया। अब 4 ऑप्शन आपने देख ही लिए, ऐसे क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। तो यहां ध्यान दीजिएगा, ये एसबीआई के द्वारा नहीं शुरू किया गया। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। तो पहला हो गया गलत, जहां जहां पहले वो काटिए, ये काटिए, ये काटिए, बाकी नहीं पता तो इससे आप सीधे आंसर लगा सकते थे। तो ये क्या हो गया, क्योंकि ये किसके द्वारा शुरू किया गया, तो ये शुरू किया गया है भाई किसके द्वारा। तो ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि कौन सी बैंक है जिसके द्वारा ये शुरू किया गया। और यह जो बैंक है, यह किसी भी देश में एमएसएमई क्षेत्र के लिए अपनी तरह की पहली है, और इसे राजस्थान में शुरू किया गया। तो राजस्थान में किसी एमएसएमई सेक्टर में पहली बार हुआ कि किसी बैंक के द्वारा किसी बैंक के द्वारा यानी फाइनेंस उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसे एमएसएमई प्रेरणा के नाम से जाना गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, यानी बी। अब यहाँ एमएसएमई आया है, तो एमएसएमई ये कब, तो ये 2006 के एक्ट के अंतर्गत, यानी इसमें 3 सेक्टर में बांटा गया। एम से क्या हो गया, माइक्रो। अगला एस से क्या हो गया, स्मॉल। अगले ये क्या हो गया, यानी मीडियम। और ई से क्या हो गया, इंटरप्राइज। ई से क्या हो गया, इंटरप्राइज। इसी को हिंदी में सूक्ष्म लघु क्या कहा जाता है, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम के नाम से जाना जाता है। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम के नाम से जाना जाता। और इसमें ध्यान दीजिएगा, अभी हाल ही में संशोधन भी किया गया है। यह भी ध्यान रखिएगा कि कौन सा उद्योग को माइक्रो, कौन स्मॉल, किसको मीडियम माना जाएगा। पहले एक ही होता था, लेकिन अब टर्नओवर कारोबार वाली चीजों को भी शामिल कर लिया गया है। अब इसमें टर्न और इसमें कौन, इन्वेस्टमेंट, निवेश और टर्नओवर कारोबार दोनों को शामिल कर लिया गया। तो दोनों को भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, इंटरप्राइज में कौन कितना आता है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन आपके सामने 9 नंबर क्वेश्चन है। एनटीपीसी ने ग्रीन मेथेनॉल उत्पादन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो है पहला ऑप्शन टेक्नोमोड प्राइवेट लिमिटेड, अगला मेजी कंपनी, अगला डिनोन कंपनी लिमिटेड, अगला नेस्ले कंपनी लिमिटेड। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब आप सोच भी लिए होंगे, पहला वाला जिन लोगों ने लगाया सही, टेक्नोमोंट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, यानी क्या किया गया है, एनटीपीसी किसके द्वारा, एनटीपीसी के द्वारा क्या किया गया है, ग्रीन मेथेनॉल का उत्पादन करने के लिए क्या किया गया, एग्रीमेंट किया गया है। ग्रीन मेथेनॉल का मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि जो मेथेनॉल को बनाने के लिए जो ऊर्जा लगेगी वह क्या होगी, ग्रीन रिसोर्सेज से आएगी। इसी को ग्रीन मेथेनॉल का नाम दिया गया। और ये समझौता टेक्नोमोंट प्राइवेट लिमिटेड जो कहाँ की है, इटली की है। कहाँ की है, इटली के, इसके साथ समझौता किया गया है। अब यहाँ बात करें इसकी क्या है, तो नेशनल, इसकी फुल फॉर्म का नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। और इसकी स्थापना आप बताइएगा, ये 1975 में हुई थी क्या, ये भारत की ये थर्मल यानी के मामले में सबसे यानी क्या टॉप पे ये क्या है, कंपनी है। अगला आइए, अगला भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनने की रास्ते पर अभी क्या है, इंडिया इन्होंने यानी ये उत्तीर्ण किया है। और इसमें इनकी कितनी 100 एनडीए में ऑल इंडिया ओवरऑल कितनी 149 रैंक आई है। और इनका संबंध कहाँ से है, नाम भी मिर्जा आ रहा, और इनका मिर्जापुर से है, यूपी के मिर्जापुर से है। और ये नाम क्या है, सानिया मिर्जा।
कौन? सानिया मिर्जा। इसको द हिंदू ने भी कवर किया और आपने देखा कि मोस्टली पेपरों में यानी कवर किया गया। और ये भारत की पहली, ये ट्रेनिंग करने के बाद ये भारत की पहली महिला मुस्लिम फाइटर पायलट बनेंगी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पहला वाला सानिया मिर्जा, इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। देखो भाई, अभी तक हमने आपको ऑब्जेक्टिव टाइम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो करवा दिए। अब जिनको डिटेल एनालिसिस समझना है आगे का, तो इसमें हम डिटेल एनालिसिस को समझते हैं। और जो एक नहीं, एक टॉपिक के साथ मल्टीपल यानी क्वेश्चन उससे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो इसी को हम लोग क्या है जानने और समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए समझते हैं। इसको हम कर देते हैं लार्ज, और लार्ज करने के बाद आपको अब दिखना क्या हो चुका होगा शुरू। ठीक, ये मिनिस्ट्री ऑफ कोयला कोल प्रोडक्शन के अंतर्गत है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा कौन कौन से इसमें क्या किए गए, प्रयास किए गए, इसको हम इसमें देखते हैं। सबसे पहले कोयला मंत्रालय। कोयला मंत्रालय के द्वारा ये ध्यान दीजिएगा शक्ति पॉलिसी, इसमें हम जल्दी से देखेंगे। कोयला मंत्रालय अभी तक का उसका डेवलपमेंट क्या रहा, कितना वो अभी तक का डेवलपमेंट रहा है। तो इसका ये शक्ति पॉलिसी पूछी जाए, किससे शक्ति पॉलिसी का संबंध किससे है, तो इसकी शक्ति फुल फॉर्म क्या है? स्कीम फॉर हार्नेसिंग, यानी स्कीम फॉर एस से होगा हार्नेसिंग, ए से होगा एंड, और के से उसके बाद अगले वाले कौन? एंड एलोकेटिंग, और के से हो गया कोयला, कोयला, टी से हो गया ट्रांसपेरेंसी, और आई से हो गया इन इंडिया। यानी शक्ति पॉलिसी कोयला प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए यानी भारत में लाई गई, ताकि जो नीलामी बिडिंग होती है कोयला के लिए वह ट्रांसपेरेंसी तरीके से हो सके, उसमें किसी भी प्रकार का यानी भ्रष्टाचार या जो लेन देन साठगांठ होती है वो ना हो पाए। तो ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और क्या? ट्रांसपेरेंसी, ओपननेस, खुलापन और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए क्या लाया गया? शक्ति पॉलिसी कोयला मंत्रालय के द्वारा लाया गया। तो फुल फॉर्म भी जान चुके हो, और इसका नतीजा रहा कि कौन? ये इतना 209.614 मीट्रिक टन यानी 209.614 मीट्रिक टन कोयला का क्या किया गया, यानी इसको अच्छे से नीलामी की जा सकी है। किसके माध्यम से? शक्ति पॉलिसी के माध्यम से। तो पूछेगा शक्ति पॉलिसी का संबंध किससे है, तो आप कोयला बताएंगे। इसके अलावा न्यू कोल डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी 2007 में आई, इसमें संशोधन किया गया। किसमें किया गया संशोधन? तो न्यू कोल पॉलिसी। न्यू कोल पॉलिसी कब आती है, तो ये पूछेगा, आपको लगेगा ये न्यू लगा तो जल्दी का होगा, लेकिन 2007 में न्यू कोल डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी को लाया जाता है। आगे हम इसी में बात करें, अगर इसी में आगे हम बात करें, अगला क्या लाया जाता है, तो अगला इसी में हम बात करें किस चीज की, तो अगला ध्यान दीजिएगा कौन? ये वाला अधिनियम भी यहाँ आप देखिए लाया गया, जिसका नाम क्या है, तो ये नाम है माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। काफी काम का है। खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 1957 को लाया गया, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये कौन? तो इसमें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव का आयोजन भी किया गया, और 2022 में कोयला को सस्टेनेबल कैसे बनाया जाए और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के लिए कौन? CIL कोल इंडिया लिमिटेड और CCL दो मिलकर के रांची झारखंड में क्या करते हैं? कॉन्क्लेव। तो ये पूछेगा ये कॉन्क्लेव कहाँ हुआ, तो ये कॉन्क्लेव रांची झारखंड में किया जाता है। इसके अलावा उड़ीसा कोयला प्रोडक्शन के लिए ही उड़ीसा झारखंड ये सब जाने जाते हैं। तो उड़ीसा में मो स्कूल, वहाँ कोयला से जो प्रभावित लोग हैं यानी स्थानीय स्तर पे उनका उद्धार करने के लिए, उनका सशक्तिकरण के लिए मो स्कूल अभियान भी शुरू किया जाता है। इसके अलावा मो स्कूल अभियान शुरू किया जाता, ये कहाँ? अंगुल डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा से क्या होता है? शुरू होता है। इसके अलावा और क्या किया गया, तो और क्या किया गया उसको भी हम लोग क्या करते हैं, उसको भी देख लेते हैं। तो अगला क्या किया गया, अगला ध्यान दीजिएगा, अगला क्या किया गया, तो इसको भी हम लोग क्या है देख लेते हैं। तो आगे देखिएगा और क्या किया गया। हाँ,
आगे देखिएगा, इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये आप देख लीजिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ, तो ये सिंगरौली में स्थापित किया जाता है, जो मध्य प्रदेश में। पूछेगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग टेक्नोलॉजी कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग टेक्नोलॉजी सिंगरौली मध्य प्रदेश में। इसके अलावा मिशन प्राणवायु भी यानी शुरू किया गया। अब भविष्य के एजेंडा की हम बात करें तो भविष्य में कौन कौन से क्या हैं एजेंडा हैं, किसके एजेंडा हैं, तो इसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो भविष्य में इसके कौन कौन से एजेंडा हैं, तो ये आपको एजेंडा देखना हो तो आइए आगे देखिएगा। हाँ, आगे देखिएगा कौन कौन से भविष्य के एजेंडा हैं जो ये कोल मंत्रालय के द्वारा किए जाएंगे। एक आपका क्या है, कोयला गैसीफिकेशन प्रोजेक्ट, ये शुरू किया गया। भारत के जो कोयला से संबंधित है उनके यानी कलाधर्मी प्रोजेक्ट इनको नाम दिया गया, तो कोल गैसीफिकेशन प्रोजेक्ट भारत के कलाधर्मी प्रोजेक्ट के रूप में जाना जाता। इसके अलावा कोल टू हाइड्रोजन मिशन शुरू किया गया और ये मई 2022 में मुंबई में लॉन्च किया जाता है, जिसका उद्देश्य क्या होता, जो कोयला से संबंधित यानी कोल टू हाइड्रोजन मिशन शुरू किया गया टू हेल्प परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, यानी कोयला के क्षेत्र में लोगों का जो प्रदर्शन है उसको बेहतर करने के लिए। इसके अलावा टेक रोड मैप फॉर कोल सेक्टर लाया जाता है। इसके अलावा एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी को भी लाया जाता है। और क्या किया जाता, आगे हम बात करें तो अगला कौन सा है, अगला है ऑनलाइन रिक्वेस्ट ट्रांसफर पोर्टल भी शुरू किया गया। तो ये पूछा जा सकता है कि क्या कि ये ऑनलाइन रिक्वेस्ट ट्रांसफर पोर्टल किस के द्वारा शुरू किया गया, तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यानी पोस्ट ऑफिस का नाम सुनते हो, उसके द्वारा शुरू किया गया। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन संचार मंत्रालय के अंतर्गत आता। इसमें जो ग्रामीण डाक सेवक होते हैं उनको ऑनलाइन तरीके से अब अपना ट्रांसफर सब कुछ कर पाएंगे और 28 दिसंबर 2022 को इसे शुरू किया गया। फिर आपका चर्चा में रमप्पा टेम्पल रहा है। पहला क्वेश्चन यही बनेगा, ये किससे संबंधित है, भगवान शिव से संबंधित है। कहाँ स्थित है, तो ये मुलुगु डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना में स्थित है। अभी चर्चा में क्यों आया, क्योंकि अभी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू साहब यहाँ की यात्रा पर गई हैं। निर्माण इसका पूछे तो ये कब हुआ था, 1213 ईस्वी में हुआ था, 1213 ईस्वी में, और काकतीय शासक के द्वारा किया गया था। जिनका काकतीय शासक कौन थे, तो ये रेचेरला रुद्र के द्वारा, और इस समय इनके सरदार थे गणपति देव। तो रेचेरला रुद्र के शासनकाल में कौन से सरदार, गणपति देव के नेतृत्व में हुआ, और इसे भारत का पिछले साल 29वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया। बात करें तो ये कैसा एग्जाम्पल है, आर्किटेक्चरल क्षेत्र का यानी बेस्ट एग्जाम्पल है जो भगवान शिव को समर्पित है। अगला इसमें जो इसका निर्माण किया गया तो पिलर ये बेसाल्ट से बने हैं, और इसकी जो छत है उसे ग्रेनाइट से बनाया गया, यानी बेसाल्ट व ग्रेनाइट दोनों को मिला करके मिक्सअप करके तैयार किया गया, यानी सैंडबॉक्स टेक्निक का इसमें इस्तेमाल किया गया। कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल हुआ, तो सैंडबॉक्स टेक्निक का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी लागत कितनी, 62 करोड़ रुपए इसकी लागत आएगी। कौन, अब 62 करोड़ क्या आएगी, तो यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया। तो यूनेस्को के द्वारा एक अभियान चलता है, डेवलपमेंट ऑफ पिलग्रिमेज एंड हेरिटेज इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज। तो ये रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से भी इसे जाना जाता है, क्योंकि इसको कारीगर रमप्पा के द्वारा बनाया गया। तो उसी के सम्मान में एकमात्र मंदिर है जो किसी कारीगर के नाम पर रखा गया, तो इसे रुद्रेश्वर या भगवान शिव या फिर रमप्पा मंदिर के नाम से जाना जाता। और इसे डेवलपमेंट ऑफ पिलग्रिमेज एंड हेरिटेज इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ यूनेस्को के अंतर्गत वर्ल्ड हेरिटेज के अंतर्गत 62 करोड़ रुपए की यानी अनुमति दे दी गई है। तो ये सब इसका यानी इससे संबंधित है जो आपको पता होना चाहिए। अगला ये पूछा जा सकता है, अभी G20 की यानी भारत अध्यक्षता कर रहा, तो G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस से पूछा जा सकता है। इससे क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इसमें कौन इनोवेशन को कैसे, तो ये इनोवेशन को कैसे अपनाया जाए, तो इनोवेशन के लिए जो सुटेबल क्या टेक्नोलॉजी को डिजिटली रूप में कैसे कौन सी टेक्नोलॉजी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी, तो उसी को आइडेंटिफाई करने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए इनोवेट यानी क्या जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, इनका डिजिटल टेक्नोलॉजी का नवाचारी और इम्पैक्टफुल प्रभावकारी रूप में इनको क्या अडॉप्ट किया जाए। तो इसी के लिए क्या किया गया, स्टार्टअप के द्वारा जो ये विकसित किया गया है क्या, तो ये डिजिटल इनोवेशन अलायंस का डेवलपमेंट स्टार्टअप के द्वारा किया गया। इसमें G20 और इसके साथ ही जो इसके मेंबर नहीं है उनको भी क्या एड्रेस किया जाएगा। और इसमें ह्यूमैनिटी यानी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किस पे ध्यान दिया जाएगा, जो मानवता
मानवता को प्रमोट करते हो। मानवता का मतलब कौन कौन? कृषि संबंधित टेक्नोलॉजी, हेल्थ से संबंधित टेक्नोलॉजी, एजुकेशन से संबंधित टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल यानी वित्तीय से संबंधित टेक्नोलॉजी, और आपका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित और सर्कुलर चक्रीय अर्थव्यवस्था, इन सबको ध्यान दिया जाएगा। अभी इसका समिट कहाँ हुई? बेंगलुरु कर्नाटक में हुई है। वहां पर ये G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस का गठन किया गया है। अगला ए हेल्प पूछा जा सकता, तो ये हेल्प की फुल फॉर्म क्या है? एक्रीडिटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइव स्टॉक प्रोडक्शन, यानी पशुधन, जो पशुधन होता है तो उसी को बढ़ावा देने के लिए 7 राज्यों में यानी पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया ए हेल्प। और ये हेल्प में 7 राज्य कौन? उत्तराखंड है, MP है, महाराष्ट्र है, जम्मू कश्मीर, बिहार, झारखंड और कर्नाटक, ये 7 राज्य इसमें शामिल है। इसके बाद अब मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री के द्वारा, यानी जिसे पशुपालन के नाम से जाना जाता, उसके द्वारा कौन कौन से प्रयास किए जाते हैं, इसको इसमें हम या किए गए इसमें हम देख लेते हैं। सबसे पहले यानी ध्यान दीजिएगा, तो इसमें आपका पशुओं के लिए ये प्रयास हो रहे हैं। तो कौन कौन? ये नेशन वाइड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम, ये कितना? 1500 करोड़ रुपए के साथ शुरू किया जाता है। यानी कृत्रिम तरीके से वीर्य गर्भाधान जो केंद्र होते आप देखते होंगे वो स्थापित किए गए, ताकि जो प्रेगनेंसी पशुओं में होती है वो आसानी से क्या यानी किया जा सके, उनको सीमेन की जरूरत है तो उसको कोई दिक्कत ना हो। तो ये नेशन वाइड आर्टिफिशियल कौन सा? तो इस सेमिनेशन प्रोग्राम 1500 करोड़। इसके अलावा फंडिंग के लिए यानी कौन? एनिमल हस्बेंड्री और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड भी स्थापित किया गया। और ये फंड पूछा जा सकता है कब स्थापित किया गया, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये कब? तो ये 24/6 का मतलब कौन हो गया? ये फंड कब? 24/6/2020 को स्थापित किया गया है। इसके अलावा ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट हुआ किनके बीच? भारत और डेनमार्क के बीच हुआ, मई 2022 में किया गया है। इसके अलावा और क्या किया जा रहा? नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट चलाया जा रहा, यानी डेयरी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी, कौन सा? नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट चलाया जा रहा। उससे भी इंपॉर्टेंट है जो ये कौन सी मिनिस्ट्री जो ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री है, इसी के द्वारा क्या इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का 12 से 15 सितंबर के बीच कहां आयोजन हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो भारत के ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन किया गया। इसे इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट, और इसकी थीम क्या रखी गई? डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड। यहां थीम आप देख लीजिएगा, थीम क्या है? तो डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड थीम रखी गई है। इसके अलावा राष्ट्रीय गोकुल मिशन चल रहा गौवंश के ब्रीडिंग व संरक्षण के लिए क्या चल रहा है? राष्ट्रीय गोकुल मिशन। इसके अलावा राष्ट्रीय गोकुल मिशन के साथ के अंतर्गत ही क्या किया गया? एक ऐसी बफेलो बनाई गई जिसमें किसका? तो जिसका पूरा का पूरा जीनोम सीक्वेंसिंग और जीनोम चिप फॉर DNA बेस्ड, यानी इनको क्या किया गया? पूरा का पूरा DNA के आधार पर सीक्वेंसिंग की गई और ये बफेलो तैयार हो गई। तो ये ऐसा करने वाला इंडिया विश्व में पहला देश बना जो ऐसी सीक्वेंसिंग किया है। अगला नेशनल लाइव स्टॉक यानी राष्ट्रीय पशुधन मिशन भी यानी शुरू किया गया। इसके अलावा ब्रीड यानी नस्लों में सुधार के लिए एक्सीलरेटेड ब्रीड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम भी चल रहा है। इसके अलावा पशुओं में रोग नियंत्रण के लिए और पशुओं का डिजिटली रूप से यानी क्या किया जाए? डिजिटली रूप में जैसे आपका डिजिटल आपका आधार कार्ड बना, ऐसे पशुओं के लिए भी नेशनल डिजिटल लाइव स्टॉक मिशन शुरू किया गया। और इसके अलावा इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम फॉर द लाइव स्टॉक से यानी सेक्टर भी के अंतर्गत इनको क्या किया जा रहा है? पशुधन को बढ़ावा दिया जा रहा। और सबसे लास्ट में भाई, जैसे हम अन्य क्षेत्रों में कंपटीशन करते हैं वैसे पशुओं के क्षेत्र में भी एनिमल हस्बेंड्री स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज 2.0 को 26 नवंबर 2021 से लेकर 31 जनवरी 2022 तक शुरू किया गया। और सबसे लास्ट में ध्यान रखिएगा, नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड 2022 दिए गए जो सर्वाधिक दूध उत्पादन के क्षेत्र में अच्छा किए हैं। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, यानी कि जो ये अवार्ड मिला है तो ये अवार्ड कितना? तो अवार्ड कितना? एक ग्रांड चैलेंज के अंतर्गत जो फर्स्ट विजेता था उसको 10 लाख और सेकंड फ्रंट जो रनर स्तर पे था वो 7 लाख और
जाते जाते जो वर्ल्ड मिल्क डे है वो कितना 1 जून को, जबकि भारत में 26 नवंबर को मनाया जाता है, मनाया जाता। अब ये तो कल ही डिस्कस कर चुके थे। अगला ये जान लीजिए, ये वाला कौन, पैलियोक्लाइमेटोलॉजी। तो पैलियोक्लाइमेटोलॉजी का मतलब क्या हुआ कि क्लाइमेट्स का अध्ययन किया जाता है जो डायरेक्ट किसको, यानी डायरेक्ट में, जो ध्यान दीजिएगा यहाँ पैलियोक्लाइमेटोलॉजी का मतलब कुछ ऐसे आज जलवायु में परिवर्तन हो रहे हैं जो सीधे हमको दिखते तो नहीं है, लेकिन जीवाश्म कभी पुरातन काल के प्रभाव की वजह से आज जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं। तो इसी को क्या कहा जाता, यानी पैलियोक्लाइमेटोलॉजी कहा जाता। इट इज द स्टडी ऑफ द क्लाइमेट्स फॉर व्हिच डायरेक्ट मेजरमेंट वन नॉट टेकन, यानी इसमें डायरेक्ट आपको जो मेजरमेंट है वो नहीं, लेकिन पुराने हम अनुमान के आधार पे यानी व्यक्त करते हैं। इट हेल्प्स इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एंशिएंट क्लाइमेट्स, यानी प्राचीन काल की जलवायु कैसे थी उससे हमें पैलियोक्लाइमेटोलॉजी से पता चलता है। एंड इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कौन, नेचुरल वेरिएशन एंड इवोल्यूशन ऑफ द करेंट क्लाइमेट। तो ये वर्तमान की जलवायु क्या, इन सबके लिए ये क्या मददगार साबित होता है। अभी ये चर्चा में क्या क्यों आया, क्योंकि कश्मीर की वैली और लद्दाख घाटी में कुछ जियोसाइट्स हैं जो अब खतरे में है। कौन कौन से पूछा जा सकता, तो ये बुर्ज, कौन सा, बुर्ज हामा, कौन हो गए बुर्ज हामा, दिलपुर, उसके बाद पारीगाम, उसके बाद पलार, उसके बाद लामायूरू, अगला है ससपोल, अगला है स्पीतुक, अगला है से। तो ये ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन यूपीएससी फ्रेम कर सकता है। अगला उड़ीसा, उड़ीसा में अभी हमने कहा श्रीमती कौन, द्रौपदी मुर्मू साहब वहां पर गई ही है। वहां पर एक मंदिर का भी क्या हमने पीछे भी भद्राचलम मंदिर बताए थे, उसका क्या करेंगे, न्यू डालेंगे, तो इसलिए चर्चा में। तो उड़ीसा की नदियों को आप मानचित्र में देखिएगा, आपका ये होमवर्क है। सुवर्ण रेखा नदी, ब्रह्मरी नदी, महानदी आप जानते ही हो, बैतरणी नदी, सालंदी नदी, बूढ़ा बलंगा नदी और रूसी कुल्या नदी, इन सबको मानचित्र में आप भरिएगा। फिर यहाँ की सबसे ऊंची चोटी उड़ीसा की पूछी जाए तो ये क्यों, कौन है, देवमाली है, देवमाली है। इसके अलावा महेंद्रगिरी हिल्स को देवगिरी, नियामगिरी, 3 इसमें गिरी हैं, यानी महेंद्रगिरी हिल्स, नियामगिरी हिल्स और कौन सी, देवगिरी और धौली पहाड़ी, इन सबको मानचित्र में आप भरिएगा, मानचित्र में भरिएगा। तो ये था आज का आपका डिस्कशन। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर देके जाइएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।